हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करेंगे एच पी टेट साइकोलॉजी का लेक्चर। और साइकोलॉजी के एमसीक्यूज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो वीडियो लेक्चर भी आपने देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाया मैंने उसमें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ साइकोलॉजी? द वर्ड साइकोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स साइकी एंड लोगोस। साइकी मीन सोल और लोगोस का मतलब है साइंस। द साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ द सोल। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया गया था? साइंस ऑफ द सोल। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ द सोल। इन एंशियंट डेज ग्रीक फिलोसफर लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल इंटरप्रेटेड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ द सोल एंड स्टडीड इट एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो एंशियंट टाइम्स में ग्रीक फिलोसफर प्लेटो और एरिस्टोटल, इन्होंने साइकोलॉजी को बोला है साइंस ऑफ द सोल, और उसको किसकी ब्रांच की तरह स्टडी करते थे? ब्रांच ऑफ फिलोसफी। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ माइंड। इट वॉज जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांत हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। विलियम जेम्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। विलियम जेम्स जो थे फंक्शनलिस्ट थे। और ये साइको एनालिसिस वाले कौन है? साइको एनालिसिस स्कूल के फाउंडर थे सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। जेम्स सूली डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इनर वर्ल्ड। विलियम वुंड डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ साइंस विच स्टडी द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। तो ये विलियम वुंड ने साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन किया है? साइंस विच स्टडीड इंटरनल एक्सपीरियंसेस। और विलियम वुंड कौन से साइकोलॉजी स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर थे? वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में, जिसमें हमने वो किया था स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम वुड थे स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर, और उसमें उन्होंने बात की है साइकोलॉजी साइंस विच स्टडीड द इंटरनल एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई, ये आपने याद रख लेनी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एमसीक्यूज़ में ये डेफिनेशंस दे देते हैं और पूछते हैं ये किसने दी हुई है। तो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके लिए फाइंड आउट किए हैं जो इंपॉर्टेंट वाली हैं, ये आपने ध्यान में रख लेनी है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडोगल, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच एम्स टू गिव अस बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज अ होल। तो विलियम मैकडोगल क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल देती है किसी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर का एज अ होल। सेकेंड डेफिनेशन है जे बी वॉटसन, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो जे बी वॉटसन तो बोलेंगे साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, क्योंकि पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जे बी वॉटसन कौन थे? बिहेवियरिस्ट। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर। थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुड्सवर्थ एंड मार्क्यूस, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट। कि साइकोलॉजी क्या है? एक इंडिविजुअल की साइंटिफिक स्टडी है कि वो अपने इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में कैसी एक्टिविटीज़ करता है। ये वाली डेफिनेशन ऑलरेडी आ चुकी है, प्रीवियस ईयर टेट के आप पेपर्स देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन दी हुई है और पूछे कि किसने दी थी ये डेफिनेशन। तो ऑप्शन में ऑप्शन था वुड्सवर्थ, तो ये था इसका आंसर। ऐसी नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्किनर, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बोर्स, साइकोलॉजी में बी मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने मतलब मेमोराइज तो नहीं करनी है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसने दी है डेफिनेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एनएल मून, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न्स इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। एक और चीज़ लिखी है ना साइकोलॉजी के बारे में, साइकोलॉजी इज़ अ साइंस एंड द प्रॉपर्ली ट्रेन साइकोलॉजिस्ट इज़ अ साइंटिस्ट। यहाँ साइंटिफिक नहीं होगा, साइंटिस्ट होगा। ये साइकोलॉजी एक साइंस है और प्रॉपर्ली ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक साइंटिस्ट है, और एटलीस्ट प्रैक्टिशनर हु यूजेज साइंटिफिक मेथड्स एंड इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गैरिसन, साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है बाय जी एस रॉस,
Psychology literally means the science of the soul. By Crow and Crow, psychology is a study of human behavior and human relationships. तो ये थी डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल, और ये आपने ध्यान में रख लेनी कि कौन डेफिनेशन किसने दी हुई है। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 9 डेफिनेशन है, और भी हो सकती हैं बट ये इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यही लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस इन साइकोलॉजी। There are different theories about intelligence, none of which agree with each other. Every approach to thinking comes up with its own different perspective and assumptions, often contradicting at least one of early theory. तो काफ़ी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है अपनी अपनी थ्योरी में, अपनी अपनी assumptions हैं, और एक दूसरे की थ्योरी को वो कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे हैं। तो वो थ्योरीज हम अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूनिटरी फैक्टर थ्योरी। This theory holds that intelligence consists of one factor, simply a fund of intellectual competency, which is universal for all the activities of individual. तो ये थ्योरी क्या बोलती है? ये थ्योरी बोलती है कि इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही फैक्टर पे कंसिस्ट करता है, मींस उसकी इंटेलेक्चुअल कम्पिटेंसी, कि अगर किसी बंदे के पास इंटेलेक्चुअल कम्पिटेंसी ज़्यादा है तो वो हर काम अच्छे से कर सकता है। ये इस थ्योरी का बोलने का मतलब है, एक ही फैक्टर होता है जो कि है इंटेलेक्चुअल कम्पिटेंसी। जैसे अ मैन हु हैज़ गुड हेल्थ कैन मूव सो टू ईस्ट एंड टू वेस्ट इन अ सिमिलर वे। तो इसमें एग्जांपल दिए कि जो मैन अच्छी हेल्थ के साथ है वो जिस वे में ईस्ट में जाएगा उसी वे में वेस्ट में भी जा ही सकता है। वैसे एग्जांपल दिए, इफ़ वन हैज़ अ फंड ऑफ इंटेलिजेंस ही कैन यूटिलाइज इट टू एनी एरिया ऑफ हिज लाइफ एंड कैन बी सक्सेसफुल इन वन एरियाज एज इन अदर डिपेंडिंग अपॉन हिज फंड ऑफ इंटेलिजेंस। But in actual life situation, the ideas propagated by this theory do not fit well. We find that children who are bright in mathematics may, despite serious interest and hard work, not be good in civics, not be so good in civics. मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट जो है मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिविक्स भी अच्छे से पढ़ पाएगा। हो सकता है कि वो मैथ्स तो अच्छे से कर ले रहा है बट सिविक्स उसको काफ़ी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रही है। प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में ये यूनिटरी फैक्टर थ्योरी जो है वो अच्छे से फिट नहीं बैठती है, क्योंकि एग्जांपल उन्होंने दिए कि अगर बच्चा मैथ्स में काफ़ी इंटेलिजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिविक्स भी अच्छे से पढ़ पाएगा। अ स्टूडेंट वेरी गुड इन कंडक्टिंग साइंस एक्सपेरिमेंट्स डज नॉट, ये सेकंड एग्जांपल दिए इन्होंने कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स में जो स्टूडेंट्स अच्छा कर पाता है ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही कम्पिटेंट है किसी लैंग्वेज को सीखने में। दिस मेक्स अस कंक्लूड दैट देयर इज़ नथिंग लाइक one single unitary factor in intelligence, therefore the unitary theory stands rejected. इससे हमें पता चलता है कि सिंगल यूनिटरी फैक्टर इंटेलिजेंस जैसा कुछ भी नहीं होता है, और therefore this theory stands rejected. तो ये थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। सेकंड थ्योरी है एनार्किक थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यूनिटरी थ्योरी रिजेक्ट होगी, उसके बाद आई है एनार्किक थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी। The main propagator of this theory was E.L. Thorndike, Edward Lee Thorndike. तो ये एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी थी थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी या फिर एनार्किक थ्योरी। एज द नेम सजेस्ट दिस थ्योरी कंसीडर्स इंटेलिजेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सेपरेट एलिमेंट्स और फैक्टर्स। सो देयर इज़ नो सच थिंग एज जनरल इंटेलिजेंस अ सिंगल फैक्टर, एंड देयर आर ओनली मैनी हाईली इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ विच गो इन टू डिफरेंट टास्क। जैसे कि नाम ही बताता है आपको मल्टी फैक्टर थ्योरी, तो ये थ्योरी बिलीव नहीं करती कि कोई एक सिंगल फैक्टर है। जैसे अभी हमने यूनिटरी थ्योरी पढ़ी तो उसमें क्या था कि सिंगल फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस में, बट ये थ्योरी ऐसा नहीं मानती है। मल्टी फैक्टर थ्योरी नाम से क्लियर होता है। तो ये बोलते हैं देयर आर मैनी हाईली इंडिपेंडेंट स्पेसिफिक एबिलिटीज़ विच गो इन टू डिफरेंट टास्क। अलग अलग टास्क में बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ होती हैं जो उनमें लगती हैं। ही डिस्टिंग्विशेस द फॉलोइंग फॉर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टी फैक्टर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने ये 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए है: लेवल, रेंज, एरिया और स्पीड। फर्स्ट है लेवल। लेवल रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ टास्क दैट कैन बी सॉल्व्ड, कि कोई बंदा किस लेवल तक की टास्क सॉल्व कर सकता है, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। सेकेंड है रेंज, रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी, कि किसी लेवल की आपको चीज़ दी हुई है, आप कितने नंबर ऑफ़ टास्क कर पाते हो, वो है रेंज। एरिया मीन्स द टोटल नंबर ऑफ़ सिचुएशन एट ईच लेवल
टू विच द इंडिविजुअल इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड, कि हर एक लेवल पे एक इंडिविजुअल कितनी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर पाता है, वो है एरिया। और स्पीड है, कितनी स्पीड से कर पाता है, इज़ द रैपिडिटी विद विच वी कैन रिस्पॉन्ड टू द आइटम्स। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस दिए थॉर्नडाइक ने अपनी मल्टी फैक्टर थ्योरी में। इन दिस वे मोनार्किक एंड एनार्किक थ्योरीज होल्ड टू एक्सट्रीम्स। मोनार्किक जो यूनिटरी फैक्टर थ्योरी पढ़ी और एनार्किक ये वाली मल्टी फैक्टर थ्योरी। इन दिस वे मोनार्किक एंड एनार्किक थ्योरीज होल्ड टू एक्सट्रीम्स, कि ये दोनों एक्सट्रीम्स पे अलग अलग हैं। जस्ट एज वी कैन नॉट एज्यूम गुड इंटेलिजेंस अ गारंटी ऑफ सक्सेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, वी कैन नॉट ऑल्सो से दैट विद सर्टेन specific type of abilities one will be entirely successful in a particular area and completely unsuccessful in the other area। मतलब कि जैसे हमने यूनिटरी फैक्टर थ्योरी में पढ़ा कि एक सिंगल टाइप का इंटेलिजेंस जो है उससे ही बंदा हर जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो वैसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ एबिलिटीज़ से हम ये नहीं बोल सकते कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इंडिविजुअल सक्सेसफुल हो जाएगा और किसी दूसरे एरिया में कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल हो जाएगा। मतलब कि आपको कोई चीज़ आती है, अगर आपको मैथ्स अर्थमेटिक मैथ आता है तो आपका वो टेट में भी हेल्प कर रहा है और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्प कर रहा है। तो वो चीज़ है कि एक स्पेसिफिक चीज़ एक जगह पे ही सक्सेसफुल नहीं हो सकती और दूसरी जगह पे अनसक्सेसफुल नहीं हो सकती। दिस ब्रिंग्स अस टू कंक्लूजन दैट देयर शुड बी ए कॉमन फैक्टर रनिंग थ्रू ऑल टास्क, कि इसमें हमें पता चलता है कि एक कोई कॉमन फैक्टर भी होता है सभी टास्क में, ज़रूरी नहीं कि स्पेसिफिक फैक्टर हो। इससे क्या हुआ, थॉर्नडाइक की जो ये थ्योरी थी ये फेल हो गई और नेक्स्ट थ्योरी आई फिर स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी फेल होने के बाद नेक्स्ट थ्योरी आई स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। थर्ड है स्पेयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। तो स्पेयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी में एक है जी और एक है जनरल फैक्टर और एस से है स्पेसिफिक फैक्टर। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स अ जनरल फैक्टर जी which is shared with all intellectual activities and a specific S which it shares with none। मतलब कि इन्होंने बोला कि डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में एक जनरल फैक्टर रहता है जो जनरल है और एक स्पेसिफिक फैक्टर रहता है कि कोई स्पेशलाइजेशन उस काम को करने में, वो दोनों फैक्टर कंबाइन होके किसी काम को करने में हेल्प करते हैं। इन दिस वे ही सजेस्टेड दैट देयर इज़ समथिंग विच माइट बी कॉल्ड जनरल इंटेलिजेंस, a sort of general mental energy running through all the different tasks, but in addition to general factor there are specific abilities which make an individual able to deal with particular kind of problems। यही आपको मैंने अभी बताया। एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन हिंदी is partially due to his general intelligence and partially some kind of specific ability in language which he might possess। मतलब कि जैसे अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो जनरल इंटेलिजेंस की वजह से भी आपको आधी वो आ रही है और आधी स्पेसिफिक की वजह से। उसका बोलने का मतलब ये है, जैसे आपका हिंदी अगर सब्जेक्ट होता तो हाफ़ हिंदी तो आपको ऐसे आ जाएगी क्योंकि आपकी वो लैंग्वेज ही है, और हाफ़ आप जैसे ग्रामर वगैरह पढ़ते हो उससे आती है। तो वो बोला इसने एक जनरल इंटेलिजेंस रहता है उसमें और एक स्पेसिफिक एबिलिटी रहती है विच ही माइट पोजेस। एग्जाम्पल G+S2। और इन मैथमेटिक्स हिज परफॉर्मेंस विल बी ड्यू टू G+S2। इन ड्राइंग इट विल बी ड्यू टू G+S3 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे होगा G+S1 हिंदी वाले में। और फिर है इन मैथमेटिक्स हिज परफॉर्मेंस विल बी ड्यू टू G+S2। इन ड्राइंग इट विल बी ड्यू टू G+S3 एंड सो ऑन। मतलब कि जी इसमें देखो कॉमन रह रहे तीनों में। जी है जनरल एबिलिटी की, मतलब आपको पहले से जो नॉलेज होगा थोड़ी जनरल एबिलिटी, और S1 S2 और S3 क्या है स्पेसिफिक एबिलिटी जो उस काम को करने में इन पर्टिकुलर चाहिए। द फैक्टर जी इन लेसर और ग्रेटर डिग्री विल एंटर इन ऑल स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, कि जो जी फैक्टर है वो कम या ज़्यादा डिग्री में हर एक्टिविटी में एंटर होगा। द टोटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस ऑफ सच इंडिविजुअल सिम्बलाइजेज ए जो यहाँ पे दिया है ये है टोटल इंटेलिजेंस। दस विल बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग शेड्यूल। ये इक्वेशन उन्होंने दिए खुद से स्पेयरमैन ने। जी जनरल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू S1 + S2 + S3 + सो ऑन इज इक्वल टू ए। ये जो है ओवरऑल इंटेलिजेंस है। और इन्होंने बोला जनरल एबिलिटी एक बंदे में रहती है कि अलग अलग टाइप की स्पेसिफिक एबिलिटी मिलके उसकी जनरल एबिलिटी बनती है। दिस 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन वेरियस ग्राउंड्स। द मेन रीजंस आर गिवन बिलो। तो स्पेयरमैन की थ्योरी को भी काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि स्पेयरमैन ने बोला है ना कि जनरल इंटेलिजेंस
जो है वो S1 प्लस S2 प्लस S3 है, पर ये तो काफ़ी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को मिला के बन रहा है। तो वही है फर्स्ट पॉइंट। स्पेयरमैन सेड दैट देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स एक्सप्रेसिंग इंटेलिजेंस की। उन्होंने तो बोला था कि सिर्फ 2 ही फैक्टर जो हैं वो इंटेलिजेंस को बता रहे हैं, एक जो है जनरल फैक्टर जी और दूसरा है स्पेसिफिक फैक्टर एस। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन में कि जो जनरल फैक्टर है वही काफ़ी ज़्यादा और फैक्टर से मिलके बना हुआ है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन ईच जॉब रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक एबिलिटी। The view was not proper as it implied there was nothing common in the jobs except a general factor, and a profession as those of hospital, nurses and doctors could not be put in a group. In fact, the factors S1, S2, S3, S4, etc. are not totally different. They overlap and give birth to certain common factors. तो ये है उसके क्रिटिसिज्म। सेकंड का मतलब है कि स्पेयरमैन ने बोला है ना कि एक स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए और एक जनरल एबिलिटी, तो उस हिसाब से तो हम डॉक्टर्स को और नर्सिस को एक ग्रुप में पुट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनरल एबिलिटीज़ नर्सिस की क्या रहेगी, इंजेक्शन लगाना वगैरह, तो वो तो डॉक्टर भी कर सकता है। तो स्पेसिफिक एबिलिटी तो उसमें कुछ हुई नहीं, तो ओवरलैप भी है ना कि जो नर्सिस कर सकती हैं वो डॉक्टर कर सकता है, प्लस डॉक्टर के पास और भी स्पेसिफिक एबिलिटी है। तो यहाँ इसकी थ्योरी थोड़ी फेल होगी। This idea of overlapping and grouping has been given origin to new theory called group factor theory। और इसके बाद एक और थ्योरी आई जिसका नाम है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। फोर्थ थ्योरी है थर्स्टोन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। द फैक्टर्स कॉमन इन सर्टेन एक्टिविटीज कंप्राइजिंग अ ग्रुप, द टर्म ग्रुप फैक्टर वॉज सजेस्टेड। कि कॉमन जो फैक्टर्स हैं किसी एक्टिविटी को करने में उसको बोला ग्रुप फैक्टर। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ पे काम कर रहे थे, तो वो एक कंक्लूजन पे आए कि सर्टेन मेंटल ऑपरेशंस में एक कॉमन प्राइमरी फैक्टर होता है जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे मेंटल ऑपरेशंस में से। थर्स्टोन एंड हिज एसोसिएट्स हैव डिफ्रेंशिएटेड 6 सच फैक्टर्स। तो 6 फैक्टर्स दिए हैं थर्स्टोन और उसके एसोसिएट्स ने। फर्स्ट है द नंबर फैक्टर, सेकेंड द वर्बल फैक्टर, द स्पेस फैक्टर, मेमोरी, द वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, द रीजनिंग फैक्टर। तो ये थर्स्टोन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसमें 6 इन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट थ्योरी है G.S. थॉमसन्स सैम्पलिंग थ्योरी। इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाला नहीं है, बस ये याद रखना है कि सैम्पलिंग थ्योरी दी है G.H. थॉमसन ने। नेक्स्ट थ्योरी है वेरनॉन्स हेरार्कियल थ्योरी। तो हेरार्कियल थ्योरी याद रखना वेरनॉन्स ने दी थी। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और फैक्टर्स जो हैं वो हेरार्कियल ऑर्डर में उन्होंने अरेंज करके दिए हैं। टॉप पे उन्होंने रखा है जी, जो कि जनरल टाइप ऑफ मेजर फैक्टर है रिप्रेजेंटिंग ओवरऑल इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि जनरल फैक्टर की हम अभी तक बात कर रहे हैं, वही है जी। अंडर जी देयर लाई 2 प्रोमिनेंट ग्रुप फैक्टर्स नेमली VED एंड KM। ये उन्होंने एब्रीवेशन यूज़ किए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, वेद और KM। VED का मतलब है वर्बल, न्यूमेरिकल एंड एजुकेशनल एबिलिटीज़, और उसके बाद रखा है KM। ये इन्होंने एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं। तो M से है मैकेनिकल और K इन जनरल इन्होंने प्रैक्टिकल, स्पेशल और फिजिकल एबिलिटीज़ के लिए यूज़ किए। तो ये फैक्टर्स फर्दर डिवाइड हो सकते हैं माइनर ग्रुप फैक्टर्स में, हम इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये याद रख लेना कि हेरार्कियल थ्योरी दी है वेरनॉन ने, और इसमें जनरल फैक्टर है उसके अंडर 2 फैक्टर्स हैं VED और KM, और उसका मतलब क्या है वो भी देख लेना। नेक्स्ट है गिलफोर्ड्स थ्योरी इन्वॉल्विंग अ मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट। तो गिलफोर्ड ने अपने एसोसिएट्स के साथ डिफरेंट टाइप के टेस्ट किए और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि मेंटल प्रोसेस और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स की जो है वो 3 बेसिक डायमेंशंस और पैरामीटर्स में डिवाइड की जा सकती है, और वो है ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑपरेशन है द एक्ट ऑफ थिंकिंग और वे ऑफ प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन। कंटेंट इज द टर्म्स इन विच वी थिंक टाइप इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, और लास्ट है प्रोडक्ट द आइडियाज़ वी कम अप विद दैट इज़ फ्रूट ऑफ थिंकिंग। तो सिंपली बताऊँ तो ऑपरेशन जैसे कि द एक्ट ऑफ थिंकिंग, कि मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। कंटेंट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, द टर्म्स इन विच वी टाइप द इंफॉर्मेशन वगैरह, और प्रोडक्ट जो है जो आउटकम होगी उसकी, कि आपको ये चीज़ें आ जाएंगी।
वो है प्रोडक्ट। ये जस्ट एग्जांपल है। ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये होते क्या एक्चुअल में? ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। रिस्पोंडेंट जिसके साथ वो टेस्ट कर रहे हैं, ही डज। दे इंक्लूड कॉग्निशन, मेमोरी, रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, इवैल्यूएशन। ये टर्म्स आपने याद रख लेनी है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कॉग्निशन इज रिलेटेड विद विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो ये होगी गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। वैसे कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स, ये आपने खुद पढ़ लेना। आगे सब डिवाइड कर सकते हैं इनको। ऑपरेशंस को 5 स्पेसिफिक फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंटेंट्स को 5 में और प्रोडक्ट्स को 6 में। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड दिस रिजल्ट्स इन 5 into 5 into 6, that is 150 different factors operating in one's intelligence। तो ये थी गिलफोर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट। लास्ट थ्योरी है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी। ये कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस सिंपली याद रखना, रेमंड कैटल ने दी है। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो है जो आपने न्यू सिचुएशन में आप लॉजिक लगाते हो, वो है फ्लूइड इंटेलिजेंस। मतलब फ्लूइड की तरह फ्लो करता है, वो आपका इंटेलिजेंस बदल सकता है। और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है जो आपने लाइफ टाइम में अपना नॉलेज गेन किया हुआ है। फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू करंट एबिलिटी, जो अभी आपकी एबिलिटी है। इन्वॉल्व्स ओपननेस टू लर्निंग न्यू थिंग्स, डिक्रीजेज विद एज, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो नई चीज़ें सीखना बंदा कम कर देता है। होता है ना कि जैसे बूढ़े लोग होते हैं वो कम सीख सकते हैं चीज़ें, तो वही है। वैसे ही क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस रेफर्स टू प्रायर लर्निंग, कि पहले जो आपने सीखी हुई चीज़ें उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इन्वॉल्व्स रिकॉलिंग स्पेसिफिक फैक्ट्स, इंक्रीजेज विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है आपका नॉलेज भी बढ़ता रहता है, तो वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो ये थी थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। अभी हमने ऊपर पढ़ी डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ये है डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें मैंने जितनी भी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी में या डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में, सब इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से उनको देख लेना है। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी देखते हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू C.E. स्किनर। अब ये B.F. स्किनर नहीं है, C.E. स्किनर है, ये अलग है, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, ये हैं एक बुक पब्लिशर। एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। फिर अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशन साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। C.E. स्किनर ने तो सिंपल डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग के साथ डील करती है। सेकंड डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है, तो क्रो एंड क्रो बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल की बर्थ से लेके ओल्ड एज तक कितनी लर्निंग होती है उसको बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। थर्ड है अकॉर्डिंग टू W.V. कोल्जनिक, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ये बोलते हैं कि एजुकेशन साइकोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग्स, की जो जो थ्योरीज साइकोलॉजी में फाइंड की गई उनका एप्लीकेशन फील्ड ऑफ एजुकेशन में, उसको बोलेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू ट्रो, एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। तो ट्रो बोलते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो एजुकेशनल सिचुएशन में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को स्टडी करने को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। और अकॉर्डिंग टू स्किनर, ये है B.F. स्किनर, वो ऊपर जो थी वो C.E. स्किनर के अकॉर्डिंग है। तो B.F. स्किनर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि कितनी एजुकेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी को बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू स्किनर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेविड एनासुबले, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद नेचर, कंडीशंस, आउटकम्स एंड इवेल्युएशन। तो ये बोलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी एक स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो इन चीज़ों के साथ कंसर्न रखती है, कि नेचर, कंडीशंस, आउटकम्स और इवेल्युएशन। तो ये 6 डेफिनेशंस थी, ये तो आपको याद रह जाएंगी कौन सी डेफिनेशन किसने दी है। मेमोराइज़ नहीं करनी है, इतना एफर्ट नहीं करना किसी ने भी, बस पता लगना चाहिए कि कौन सी डेफिनेशन किसने दी है, बस उतना ही। नेक्स्ट है डेफिनेशंस रिगार्डिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ के रिगार्डिंग ये 2 डेफिनेशन है, ये भी आप देख लो, अकॉर्डिंग टू G. आर्नोल्ड और L.H. स्कॉट। ग्रोथ इज़ द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रेदर दैन इन्वायरमेंट।
The rate of growth in various parts of body is not the same, neither in an absolute or relative sense. Growth necessarily involves change in body proportion as well as overall status and way. तो ये बस आप देख लेना, इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशंस ये वाली, बट आपने साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी का तो खास ध्यान रखना, उनकी डेफिनेशंस जो इसमें बताई हुई हैं, और ये भी देख ही लें, दो ही तो डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड देयर नेशनैलिटी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं टेट में, एक आध क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आते, बट कभी कभी आ जाते हैं कि ये वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये कौन से थे। जैसे जीन पियाजेट वॉज डैश साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन में दिया होगा आपको, अमेरिकन, स्विस, ऑस्ट्रियन, जर्मन। वैसे कुछ साइकोलॉजिस्ट के मैंने लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, आपने ये भी पढ़ लेने, साथ में इमेज भी लगाइए ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। होता है ना कि अलग अलग इमेजेस देख के हमारे दिमाग में रह जाता है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है जीन पियाजेट, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। सिगमंड फ्रॉइड ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट। एल्बर्ट बंडूरा कैनेडियन सोशल साइकोलॉजिस्ट। इवन पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट। एरिक एरिक्सन जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हैं लिव वैगोट्स्काय जूइश रशियन साइकोलॉजिस्ट। एल्फ्रेड एडलर ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट। B.F. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। यूलरिक निसर जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। एडवर्ड थॉर्नडाइक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कार्ल जुंग स्विस साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। विलियम वुंड जर्मन साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने ही पहली लैब बनाई थी साइकोलॉजी की जर्मनी में, लिप्सिंग में। हॉवर्ड गार्डनर अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। J.V. वॉटसन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कोहलबर्ग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। जेरोमी ब्रूनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। अब्राहम मैस्लोव अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। विलियम जेम्स अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, और वोल्फगैंग कोहलर ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा जो भी आएंगे आपने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट टिक करके आ जाना है अगर ऐसी हिट एंड ट्रायल करना है, क्योंकि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं अमेरिकन ही हैं। जो कुछ अमेरिकन नहीं है वो मैंने आपको बता दिए, और इम्पॉर्टेंट हैं जो, जैसे विलियम वुंड जर्मन हैं, कार्ल जुंग स्विस साइकेट्रिस्ट हैं, यूलरिक निसर जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एल्फ्रेड एडलर ऑस्ट्रियन साइकेट्रिस्ट। और ये इसलिए मैंने पहले लिखे हैं। लेव वाइगोट्स्काय जूइश रशियन साइकोलॉजिस्ट। इवन पावलोव रशियन साइकोलॉजिस्ट।